नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज हम हैं बेगूसराय जिला के प्रतिष्ठित महाविद्यालय एसबीएस कॉलेज में और हमारे साथ हैं एसबीएस कॉलेज के प्राचार्य महोदय लक्ष्मण झा जी। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सर, प्रथम सर केवी स्टूडियो की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज आपके जीवन में सर, मैं यहाँ से ऐसे जो भी दर्शक यहाँ से देख रहे हैं, मैं चाहूँगा उन्हें आप अपने जीवन संघर्षों के बारे में बताएं। मेरा जीवन संघर्ष बहुत ही विकट परिस्थिति में आज मैं इस पद पर हूँ। मुझे याद है कि बचपन में जब मैं पढ़ने जाता था तो हमारे गांव से विद्यालय महाविद्यालय दूर में था और हम लोग घर से चलते थे। रास्ते में बहुत सारी विघ्न बाधाएं थी, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वह क्षेत्र बरसात के समय पूरा पानी भरा रहता था। जी। चलने में दिक्कत थी। जी जी। हम लोग तैर के अपने विद्यालय पहुँचते थे। एक कपड़ा हम लोगों के पास होता था जो विद्यालय पहुंचने से पहले उसको हम लोग अलग करते थे, फिर नई कपड़ा पहन के तब विद्यालय जाते थे। जी। महाविद्यालय में क्लास करते थे। हम लोगों को चूँकि वैसी स्थिति भी नहीं थी आर्थिक रूप से कि हम फुल पैंट पहने, पाँव में जूता रहे, कुछ इस सब का भी ख्याल नहीं होता था। महाविद्यालय में भी हम लोग नंगे पाँव जाते थे, लेकिन वर्ग कभी नहीं छोड़ते थे। बड़ा ही अनुशासित ढंग से वर्ग में उपस्थित होते थे और वहाँ पढ़ाई करते थे और फिर वहाँ से घर आते थे, घर का भी काम करते थे। विकट परिस्थिति होती थी, किताब नहीं होता था, पूरा सिलेबस के अनुरूप सुविधाएं नहीं थी, फिर भी कभी जीवन में पीछे नहीं हटे, अपने कदम को कभी पीछा नहीं किया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने कहा कि जो आपने जो कठिन परिस्थिति को झेला है, मैं चाहूँगा कि अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। एक साधारण सा परिवार था हम लोगों का, कृषि प्रधान, मतलब कृषि पर निर्भर रहने वाले परिवार थे। हमारे पिताजी यद्यपि सेवा में थे लेकिन एक निम्न पद पर काम करते थे। उनकी उतनी आमदनी नहीं थी जो एक विशाल परिवार को चला सके, उतना नहीं पुरता था। बड़ी कष्ट में जीवन जीते थे और उसी परिस्थिति में संघर्ष वहीं से मैंने आरंभ किया। और यह चिंता लगी होती थी कि वह परिस्थिति थी, चूँकि मैं कोसी कछार के नज़दीक से आता हूँ। बिहार का शोक नदी कोसी, और उसी क्षेत्र से मैं आता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता था जो एक शाम भी खाना खाते थे, एक शाम भूखे भी रहना पड़ता। यह भी परिस्थिति हम लोगों ने देखा है। सर, इतने संघर्षों के बाद, इतनी परिस्थितियों को झेलते हुए प्रोफेसर बनने का सपना मन में कहाँ से आया? ये तब आया जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे। जिस महाविद्यालय में हम पढ़ते थे उस महाविद्यालय में ऑनर्स की पढ़ाई नहीं होती थी। पहला दफ़ा था हमारे मन में यह अरमान था कि मैं अंग्रेजी, चाहे हिंदी, चाहे कि सबसे अच्छा विषय हमारा अर्थशास्त्र, हम उसमें प्रतिष्ठा के साथ ऑनर्स की डिग्री लेना चाह रहा था। एक महीने तक हमारे जो प्रधानाचार्य थे भगवान प्रसाद सिन्हा, जो आज के समय में तो नहीं है, उनका आश्वासन मिला था कि तुम बाहर क्यों जाओगे। चूँकि इंटरमीडिएट में हम अच्छे अंक से पास हुए थे, अच्छा अंक भी था, कहीं भी जाते तो हमें पढ़ने का मौका मिलता, लेकिन वह स्थिति नहीं थी। आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की वो नहीं थी कि हम आगे बाहर के महाविद्यालय में जाकर के अपना नामांकन करावें और वहाँ की तैयारी करें। तो उस परिस्थिति में उनका आश्वासन मिला कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई प्रतिष्ठा विषय की इस महाविद्यालय में इसी साल से आरंभ होगी, आप लोग पढ़िए। और हम लोग 1 महीने तक वर्ग करते रहे और 1 महीने के बाद उनके द्वारा यह कहा गया कि इस साल अब ऑनर्स की पढ़ाई तो यहाँ मान्यता सरकार ने नहीं दिया है, अब हम विवश हैं कि आप लोगों को क्या कहें। बड़ी दुखी मन से हम लोग महाविद्यालय में
2-4 दिन तक मन नहीं लगता था कि आखिर अब क्या करें, क्योंकि ऑनर्स की पढ़ाई नहीं है। तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं स्वतंत्र छात्र के रूप में उस विषय को चुनूं जिसकी प्रतिष्ठा की पढ़ाई में कर सकूँगा। जी। इसी क्रम में जिस विषय से मैं आज आगे बढ़ा वो विषय था हमारे लिए मैथिली। जी। चूँकि उस विषय में भी हम 75% से अधिक अंक से पास हुए थे हम इंटरमीडिएट। तो मैंने सोचा कि इसी विषय से ऑनर्स स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करके कर दूँ। जी। क्योंकि शिक्षक भी नहीं थे, एक ही शिक्षक उस महाविद्यालय में होते थे, और उन्होंने कहा कि देखिए बात तो अच्छी है लेकिन मैं तो आपको समय नहीं दे सकूँगा, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड अधिक है, पढ़ना आपको होगा, आप इसके लिए अगर तैयार हैं तो आप पढ़ें। जी। और फिर भी मन में मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ूँगा, और मैंने प्रतिष्ठा विषय स्वतंत्र रूप से उस महाविद्यालय में पढ़ना शुरू किया। करीब 10 छात्र ऐसे थे जो किसी न किसी ऑनर्स के प्रत्याशा में जिनको नहीं मिला, तो उसमें हम लोग स्वतंत्र छात्र के रूप में सम्मिलित हुए। इत्तेफाक से ये कहा जाए, ये मेरा सौभाग्य था कि उस समय में भागलपुर यूनिवर्सिटी में मेरा 7वां स्थान पूरे यूनिवर्सिटी में, हम फर्स्ट क्लास हुए। 7th 1 to 10 में मेरा नाम आया। जी। एक उम्मीद जगी जी। कि मैं ऑनर्स जब किया तो आगे की भी पढ़ाई करूं, लेकिन मेरे पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वो दरभंगा, चूँकि उस समय में पीजी के लिए पटना यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा जाना पड़ता। तो मैंने सोचा चूँकि हमारे घर से नज़दीक दरभंगा है, क्यों नहीं मैं वहीं जाकर के एमए में नामांकन दूँ। लेकिन मेरे पिताजी तैयार नहीं हुए, कहे कि हम सक्षम नहीं हैं आपको एमए में खर्च देने के लिए। यह विकट परिस्थिति खड़ी थी। लेकिन मेरे एक निकटतम संबंधी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप पढ़ेंगे तो मैं भी यथासाध्य आपको सहयोग करूंगा, आप पढ़िए। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने भी हमें प्रोत्साहित किया। जी। और इसी क्रम में मैंने एमए में मिथिला यूनिवर्सिटी में नामांकन कराया। और वहाँ नामांकन के बाद मुझे मेरिट कम पॉवर्टी स्कॉलरशिप प्रदान किया गया। 90 रुपया में पढ़ाई करते थे, खाना खाते थे, और 25-50 रुपया अतिरिक्त खर्च लगते थे। सीट रेंट हमें नहीं लगता था। और मैं इसी क्रम में एमए की पढ़ाई और साथ में चूँकि बीएड की भी पढ़ाई की बात मैंने सोचा, लेकिन बीएड की पढ़ाई में नामांकन भी हुआ, लेकिन उसमें जो है सो सत्र पीछे था, एमए का सत्र आगे था। मैंने एमए भी किया, बाद में जाकर के बीएड भी कर लिया। हमें एक सर्टेनिटी और एमए में भी अच्छा कि मुझे प्रथम श्रेणी में 1 to 10 में मेरा नाम आया। इस तरह से मैंने एमए पास किया, बीएड भी बाद में कर लिया। और एक आशा तो यह जगी कि मैं कॉलेज नहीं, अब हाई स्कूल में एक सफल शिक्षक के रूप में काम करूंगा। मौका भी मुझे मिला, और मैंने मेरा हाई स्कूल में भी, मधुबनी जिला के एक हाई स्कूल वहाँ भी हुआ मिशन से। इस बीच महाविद्यालय में आने का अवसर मुझे, चूँकि मेरे एक चाचा जी यहाँ रहते थे, स्थानीय होने के नाते, मतलब यहाँ के कर्मचारी होने के नाते, उन्होंने मुझे आश्रय दिया कि ठीक है आप हमारे यहाँ आओ। हमने कहा कि इस महाविद्यालय में कोऑपरेटिव कॉलेज, यहाँ मैथिली विषय की पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं क्यों नहीं एक काम करूं कि इस महाविद्यालय में मैथिली विषय की पढ़ाई को आरंभ कराएं। जी। तत्कालीन प्रधानाचार्य यहाँ के थे बीके चौधरी, उन्होंने मुझे कहा
कि अगर आपकी यह इच्छा है तो आप इस विषय की पढ़ाई के लिए आप यूनिवर्सिटी से संपर्क करिए, प्रयास कीजिए। अगर पढ़ाई हो जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। इस महाविद्यालय का एक सौभाग्य होगा जी, एक नए विषय में पढ़ाई होगी जी। मैंने भी ठाना कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष तो करना होगा जी जी। सफलता मूल्य मैंने यहाँ इस महाविद्यालय में मैथिली विषय में प्रतिष्ठा स्तर तक की पढ़ाई की स्वीकृति बिहार सरकार से करवाया, हो गई। महाविद्यालय अंगीभूतीकरण भी हो चुका था जी जी। और मुझे संघर्ष के बाद सफलता मिली। मैं एक प्राध्यापक के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। मैंने हाई स्कूल में अपना योगदान नहीं किया और वो करके और कॉलेज में आए। संयोग है आज इस कुर्सी पर। और जिस महाविद्यालय में आपने प्राध्यापक के रूप में अपना कार्य शुरू किया, आज उसी महाविद्यालय के आप प्राचार्य हैं। सर, जिस विषय को आप लेकर चले थे, आज चूँकि हम मिथिलावासी हैं, मैथिली हमारी पहचान है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार, समाज और हम युवा वर्ग इससे मुंह मोड़ते जा रहे हैं? जो इसकी मिठास है, उसका मीठापन, हम उससे कहीं ना कहीं दूर हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात हुई कि आप लोगों को याद होगा 1990 मैथिली विषय की पढ़ाई बीपीएससी मैथिली विषय की मान्यता बीपीएससी और यूपीएससी दोनों स्तर पर थी जी जी। लड़के मेहनत करते थे, सफलता भी प्राप्त करते थे, लेकिन इस बीच इसको यह राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया। आप राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ मैथिली विषय को बीपीएससी से हटा दिया गया। उससे छात्रों के बीच एक संदेश गया कि झूठ मूठ का यह पढ़ाई करना नहीं करना, गिरावट शुरू हो गया। और लंबे संघर्ष के बाद मैथिली विषय की फिर मान्यता मिली, बीपीएससी यूपीएससी दोनों। आज विषय के रूप में मैथिली यूपीएससी और बीपीएससी छात्र इसमें पढ़ के आज ऑफिसर बन रहे हैं जी जी। बड़े बड़े पद पर, ओहदा पर जो हैं, सो हमारे बहुत सारे ऐसे आपको पदाधिकारी मिलेंगे जो मैथिली विषय पढ़ कर और आगे उनका एक विषय मैथिली रहा है और वो आज पदाधिकारी के पद पर हैं, असीम है। तो यह दुर्भाग्य है मैथिली विषय के साथ, जो मिथिलांचल में हमारी जो मातृभाषा है मैथिली, यहाँ के लोग मैथिली जो हमारी मातृभाषा और हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, इसका वास्तविक अर्थ को नहीं पहचान रहा। जबकि इसके लिए हमें पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी जब पूछा जाता है कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो लोग कहते हैं हिंदी, जबकि वास्तविकता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मैथिली हमारी मातृभाषा है। यह अलग बात है कि आज बेगूसराय के लोग जिस भाषा को बोलते हैं बोलचाल में, वह भाषा किसी दूसरे भाषा से नहीं मिलता है। क्या उस भाषा, उस शब्द का कहीं हिंदी के डिक्शनरी में जिक्र है? जी नहीं। अंग्रेजी में वो शब्द है, बांग्ला में वो शब्द मिलेगा? नहीं मिलेगा जी जी। ये समीपता और हूबहू कहिए मैथिली का ही एक संपर्क भाषा, जो अगल बगल के भाषा अंगिका हो चाहे बज्जिका हो, जो उसके प्रभाव से प्रभावित, या मगध की भाषा, उससे प्रभावित यहाँ की भाषा में थोड़े अपभ्रंश जी जी का समावेश हो गया है। लेकिन मातृभाषा तो हम कहते हैं, आप बोलते हैं यहाँ के लोग ये खैब हो, हम कहते हैं खैब जी जी। जैब हो, हम कहते हैं जैब। क्या अंतर है? हम में आप समीपता, हमारे हाथ के पांचों उंगली एक के समान तो नहीं है जी जी। क्या ये मेरे नहीं हुए? बेगूसराय क्या यहाँ से बाहर के हैं? यहाँ की भाषा क्या बाहर की भाषा है? हम तो ये नहीं कहते हैं, कहने के एक दूसरे को मिले हुए। हाँ, तो हाँ, सब कुछ रहते हुए इतना बड़ा समृद्ध साहित्य है मैथिली साहित्य, जो जानता है, जो समझता है।
हम तो चैलेंज करते हैं कि आज हमारे पास जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे पास व्याकरण है, हमारे पास गद्य के ग्रंथ हैं, आज उसको देखा जाए। आज उसके सहयोग से अन्य भाषा बढ़ रहा है। जी जी। लोगों लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जी जी। यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि यह हमारी मातृभाषा, उन्हें संकोच होता है। जी। आप एक बंगाली के पास चले जाइए, जी। उसको अपनी मातृभाषा में बोलने में, समझने में, विचार करने में, फैलाने में कहीं कोई संकोच नहीं है। लेकिन हम लोग स्वयं मैथिली भाषी होते हुए हम लोगों को संकोच होता जी जी। है। अच्छा सर एक प्रश्न मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि जो महाविद्यालय को लेकर अभिभावकों में, छात्रों में और आम धारणा जो बनी हुई है कि महाविद्यालय में क्लास नहीं होता, या यूँ कहें कि जो आकर्षण निजी संस्थानों के लिए देखे जाते हैं वो महाविद्यालय में नहीं देखे जाते, महाविद्यालय सिर्फ परीक्षा के फॉर्म भरने और परीक्षा देने मात्र ही रह गया है, ऐसा क्यों? और यह जनमानस में ऐसा क्यों समझा जाता है? इसलिए समझा जाता है कि हमारे छात्रों की संख्या बढ़ती गई, संसाधन कमते गए। आज यह महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय में आज मैं प्रधानाचार्य के पद पर हूँ, यह महाविद्यालय जब हम लोग यहाँ के शिक्षक हुआ करते थे, हमारी संख्या होती थी 42 जो परमानेंट शिक्षक थे। हम हर विषय में 2 शिक्षक 3 शिक्षक रहा करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वो शिक्षकों की संख्या घट के आज 10 हो गए, 5 हो गए। छात्रों का नियमित रूप से हर वर्ग को में वो नहीं, जब शिक्षक होते थे न छात्र पहुंच पाते। पढ़ने में थोड़ा सा मोनोटोनस छात्रों का इसमें दोष हम नहीं देंगे एक तरफा। छात्र भी इंटरेस्ट ख़त्म कर दिए, उनको भी अभिरुचि रही नहीं कि महाविद्यालय में हम जाएंगे और हमारा एगो क्लास होगा, कौन सा, तो हिंदी होगा, तो कभी एगो साइकोलॉजी का क्लास हो जाएगा। साइंस के छात्र थे तो उनको साइंस में क्या पढ़ेंगे, न फिजिक्स में शिक्षक थे, न केमिस्ट्री में शिक्षक थे। यह क्रम जो है सो आज करीब 10-20 वर्षों से यही चल रहा है। सर एक प्राचार्य के रूप में आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार गार्जियन को, छात्रों को, आम जनमानस को यह विश्वास दिलाया जाए कि यहाँ वर्ग होंगे और किस प्रकार कॉलेज में शिक्षापूर्ण माहौल बनाया जाए? सबसे बड़ी बात है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। इस बात को हर आदमी जान रहे हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। छात्र अब कमोबेश प्रयास तो हमारे सरकार के द्वारा हो रहा है कि हमारे अच्छे अच्छे शिक्षक आ रहे हैं। आज हमारे महाविद्यालय में 10 ऐसे शिक्षक हैं कमीशन के द्वारा आए हैं जिनके पास जो डिग्री है, जो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टीचर के रूप में भी वो जा सकते हैं। ऐसा डिग्री के बावजूद वो शिक्षक हमारे बीच हैं, वो आए हैं। लेकिन यहाँ के छात्रों में जो एक ये आ गया है भ्रम की स्थिति, जो कॉलेज में क्लास नहीं होता है, इसके कारण वो शिकार हो रहे हैं। उनके वैसे योग्य शिक्षक के ज्ञान को वो नहीं ले पा रहे हैं। सर जो दर्शक यहाँ से सुन पा रहे हैं, जो अभिभावक सुन पा रहे हैं, जो छात्र नौजवान यहाँ से सुन पा रहे हैं, एक प्राचार्य के रूप में कॉलेज के प्रति उनको आकर्षित करने के लिए, या यूँ कहें कि कॉलेज में क्लास करने के लिए, जो कि आप सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि कॉलेज में एक शैक्षणिक माहौल बने, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे योग्य शिक्षक जो हमारे बीच में हैं, शिक्षक को अगर छात्र उनसे संपर्क नहीं करेंगे, उनके ज्ञान का अगर यदि वो आदान प्रदान नहीं होगा, तो शिक्षक भी अपने को कमज़ोर महसूस करेंगे। वो छात्र तो जीवन में उनको तो कमी होगी ही। उन्हें आना चाहिए महाविद्यालय में। हम मानते हैं कि अभी की स्थिति में चूँकि छात्रों की संख्या अधिक है, शिक्षक कम हैं, हमारे पास उतना संसाधन नहीं है, फिर भी शिक्षक ही एक ऐसा होता है कि वो दिन रात, चाहे वो महाविद्यालय में हो चाहे घर पर हो, कहीं भी रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही बात बताएंगे, आपको ज्ञान की बात सिखाएंगे। बशर्ते आप भी एक छात्र के रूप में उस शिक्षक के पास आइए, समीप आइए और उनसे ज्ञान लीजिए। सर यहाँ आज भी स्नातक तक की पढ़ाई हो रही है,
तो सर यहाँ पर मास्टर डिग्री की पढ़ाई हो, इसके लिए सर एक प्राचार्य के रूप में आप क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं, हमने लिखा भी है विश्वविद्यालय को, एक नहीं अनेक बार हमने प्रे किया है, लेकिन इस बात का आनासुनी हो जाता है, वहाँ नहीं इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें अभिभावक छात्रों का भी सहयोग हमें चाहिए, उन लोगों के तरफ से भी यह आवाज़ उठनी चाहिए विश्वविद्यालय में कि यहाँ इतने छात्र हैं, छात्रों की संख्या अधिक है, पढ़ने वाले अधिक हैं, डिग्री लेने वाले हैं, तो हमारे शिक्षकों की भी संख्या बढ़े और पढ़ाई का स्तर भी आगे बढ़े। इसके लिए तो सिर्फ एक हमारी ही जवाबदेही या हम ही कहेंगे या नहीं, इसमें सबों का, जब तक यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं, प्रतिनिधिगण, छात्र, अभिभावक, एक छात्र संगठन, ये सब मिल के जब तक सम्मिलित प्रयास नहीं करेंगे तब तक यहाँ हम क्या सोच सकते हैं कि स्नातकोत्तर विषय की पढ़ाई होगी। सर दिनकर विश्वविद्यालय, दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की जो मांग उठती रही है, एक प्राचार्य के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बेगूसराय के छात्रों को बहुत सारी असुविधा हो रही है। कहने के लिए इतने छात्र हैं, अगर यदि सिर्फ बेगूसराय की बात करें, डिग्री कॉलेज के रूप में 5 अंगीभूत महाविद्यालय इस जिला में हैं, और उन सबों को मिला करके यह देखा जाए कि छात्रों की संख्या क्या है। अगर यदि पटना यूनिवर्सिटी 5-6 कॉलेज को मिला करके और वहाँ छात्रों की संख्या का एक अनुपात लिया जाए, तो मेरा महाविद्यालय, जबकि जीडी कॉलेज के बाद ही यह कोऑपरेटिव कॉलेज SBSS के नाम से जाना जा रहा है, जी, तो इसकी छात्रों की संख्या हमारे महाविद्यालय के छात्रों की संख्या के बराबर भी पटना यूनिवर्सिटी छात्रों की संख्या नहीं है, फिर भी वो वहाँ यूनिवर्सिटी है। लेकिन यहाँ पूरे जिला में एक डिग्री का ही लिया जाए तो एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के रूप में यहाँ छात्रों की समस्या है और एक यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर सकता है। क्यों नहीं होगा विश्वविद्यालय? यहाँ के छात्रों को इतनी असुविधा हो रही है फॉर्म भरने में, रिजल्ट क्लियर कराने में, इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन में, बहुत सारी समस्या हो रही है। यहाँ के छात्र परेशान हो जाते हैं, दूर जाना पड़ता है, यहाँ होना चाहिए। जी सर। सर कुछ पिछले दिन एक खबर वायरल हो रही थी, 2-3 दिन पहले एग्जामिनेशन का खबर था। यहाँ पर बच्चे बरामदे में बैठ के एग्जाम दे रहे थे। काफ़ी ट्रोल हो रहा था मीडिया में ये कि BA प्रतिष्ठा के विषय में परीक्षार्थी नीचे एकदम इस कोरोना वैश्विक महामारी में कोई डिस्टेंसिंग नहीं। तो आपने भी सर ये खबर देखा होगा और इसी महाविद्यालय से वो जुड़ी खबर थी। तो इस तरह की असुविधा परीक्षा प्रतिष्ठा जैसी परीक्षाओं में क्यों सर? इसके लिए कारण ये हो जाता है, जहाँ हमारे विश्वविद्यालय को भी जानकारी है कि इस महाविद्यालय में कितने छात्रों की परीक्षा हम एक साथ ले सकते हैं। मैंने लिख करके भी दिया है कि हम 1000 स्टूडेंट 1200 तक मैक्सिमम हम प्रयास करके यहाँ हम बैठा सकते हैं। आप वहाँ महाविद्यालय हमें प्राप्त जानकारी नहीं है, हमारे पास न तो रोल सीट है न अटेंडेंस सीट था। वो उस दिन की जो घटना हुई उसके पीछे ये हम लोग तो उम्मीद किए हुए थे कि 1000 स्टूडेंट होंगे, हम मैनेज कर लेंगे, हम 1200 स्टूडेंट को मैनेज कर सकते थे। लेकिन एकाएक 5 बजे शाम में हमें अटेंडेंस मिला कि आपके यहाँ कल सवेरे 2100 छात्रों की परीक्षा होगी, 2064। हमारी जो कैपेसिटी थी महाविद्यालय में, जितना हम ले सकते थे उसका 2 गुना परीक्षार्थी यहाँ थे। वैसी परिस्थिति में चूँकि शाम में हमें सूचना मिलती है और सवेरे हमें परीक्षा लेना होता है, क्या मुसीबत हुई होगी हमें, वो समझने की बात है। युवाओं से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? हम उन्हें संदेश दें, महाविद्यालय आए, शिक्षक से संपर्क करें। आपके बीच अच्छे शिक्षक हैं, उनके ज्ञान का लाभ। आप महाविद्यालय नहीं आएंगे, आपकी जिज्ञासा अगर नहीं होगी तो शिक्षक भी मतलब अपने आप को क्या कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना आशीर्वाद हमें दिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।